नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को यानी आज ही 3 दिनों के लिए चुनावी यात्रा पर निकल गए। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपका समन राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कुछ महीने पहले यह कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और इसी आधार पर सम्मन भेजा गया, इसलिए इस सम्मन को आप वापस ले लीजिए। तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन क्या आप दिल्ली के कथित शराब घोटाले में हुआ क्या क्या, आरोप क्या क्या है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, जांच एजेंसियों ने जांच में क्या पाया है और क्यों मनीष सिसोदिया की अभी तक जमानत नहीं हुई और संजय सिंह भी जेल में है, ये पूरा मसला क्या है, मैं बिल्कुल आसान, सरल, सहज शब्दों में मोटे मोटे तौर पे आपको, हालांकि एक्साइज पॉलिसी बहुत बारीकी से भी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि घटनाक्रम इतना महत्वपूर्ण हो चुका है दिल्ली में, क्योंकि अगर आगे बढ़ा तो आम आदमी पार्टी पर ही संकट आ सकता है। तो ये क्या है दिल्ली की शराब की नीति नई, जिसने आम आदमी पार्टी को इतना घन चक्कर में फंसा दिया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि 2020 में जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोबारा चुन करके दिल्ली में आई, उसके कुछ ही दिनों के बाद कोरोना आ गया और पहले तो जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन, और सारे देश के, क्या दुनिया के सारे राज्यों में क्या बिजनेस के हालात रहे, गवर्नमेंट रेवेन्यू के क्या हालात रहे, आपको पता ही है। सरकारों पे खर्च कितना पड़ा, आपको पता ही है। ऐसी स्थिति में नई बनी सरकार के लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जो अब की चुनाव में वायदे नए किए गए उसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। आपको पता है किसी भी राज्य में आबकारी और वैट, जीएसटी, यही पैसे हैं जिससे कि किसी भी सरकार की आमदनी होती है, जिसमें आबकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली में 7,000 करोड़ के आसपास एक्साइज से रेवेन्यू आता था, उसको 9,500 करोड़ तक ले जाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई। ऐसा नहीं है, इस नीति को बनाने में बहुत पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। इसको पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, मंत्रियों का समूह बनाया गया, मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट कैबिनेट को दी, कैबिनेट की संस्तुति के बाद इसे एलजी के पास भेजा गया। एलजी ने उसमें कुछ सुझाव दिए, कुछ चेंजेस की बात कही, उसको संशोधित किया गया और उसके बाद आम जनता की भी राय इसमें ली गई थी। आम बनाते वक्त इस पॉलिसी की 15,000 लोगों ने अपना इनपुट दिया था। तो सारी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद 17 नवंबर 2021 को यह पॉलिसी लागू हो गई। मोटे तौर पर इस पॉलिसी में जो चीजें थी, वो पहली तो ये थी कि दिल्ली में ड्राई डेज यानी शराब जिस दिन नहीं बिकेंगी, दुकानें बंद होंगी, वो 23 दिन से घटा के 3 दिन कर दिया गया। शराब पीने की उम्र कम कर दी गई, शराब की दुकानों को खोलने की टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दी गई, ये सब किया गया। लेकिन बहुत सारी प्रावधान इसके लागू नहीं भी हुए थे, तब तक पॉलिसी ही बंद हो गई। तो बहरहाल ये नवंबर 2021 से लेके मार्च 21 तक या उसके 22 तक ये पॉलिसी चलती रही। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 144 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है मनीष सिसोदिया के एक फैसले से। हुआ यह था कि नई एक्साइज पॉलिसी होने के बाद शराब के ठेकेदारों ने दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से यह आग्रह किया कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक लिमिट, जिसमें कोरोना का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, उस लिमिट तक कि उनकी लाइसेंस फी माफ कर दी जाए। वो लाइसेंस फी 144 करोड़ रुपए की होती है। पहला आरोप मनीष सिसोदिया पर यह लगा और इसी लेटर के आधार पर सीबीआई जांच, और यह हुआ कि नई शराब नीति में व्यवसायियों को फायदा देने के लिए तो सीबीआई जांच एलजी ने सिफारिश कर दी और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की अगस्त 2022। और ये मामला ऐसा हुआ कि उसके 2 महीने के बाद ही ये एक्साइज पॉलिसी वापस ले भी ली दिल्ली सरकार ने। तो जो ये मार्च में, नवंबर में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लागू हुई, मार्च में इन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ जो आंकड़ा दिया वो 6,700 कुछ रुपए का था, जो कि पिछले साल से 300 करोड़ के करीब कम था।
तो कहा यह गया कि कहाँ तो बात रेवेन्यू बढ़ाने की जा रही थी, कहाँ रेवेन्यू इतना कम हो गया। सरकार ने एडमिट किया कि इसकी बहुत सारी वजह हैं। जिस नई एक्साइज पॉलिसी में जिस तरीके से दुकानें खुलनी चाहिए थी नहीं खुली, तमाम बातें ऐसी हुई जिससे कि रेवेन्यू नहीं मिला। अब बात उठती है, सवाल ये उठता है कि हुआ क्या था ऐसा। देखिए, पहले दिल्ली में 40-60 के रेशियो में सरकारी और प्राइवेट दुकानें थी पहले, और अब में क्या हुआ, अब दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया। 32 जोन्स में 30 जोन एमसीडी के अंदर आते थे, एक जोन एनडीएमसी और कैंट एरिया के लिए था और एक जोन एयरपोर्ट के लिए था। 3 जोन थे। एनडीएमसी के जोन में 29 दुकानें खोलनी थी, कैंट में कुल 29, और एमसीडी के इलाकों में हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। तो इस हिसाब से 850 दुकानों के आसपास खुलनी थी। दूसरी बात कि सरकार ने अपनी सारी दुकानें बंद करने का फैसला किया और सारी की सारी दुकानें प्राइवेट वेंडर्स को देने का फैसला किया। दूसरी बात ये कि ये जोन, 1 जोन, 2 जोन, 4 जोन, 10 जोन, एक जोन का ठेका दिया गया। तो इससे जो शराब के छोटे व्यवसायी या छोटे दुकानदार थे वो रेस से बाहर हो गए। इसमें एलवन शॉप जिसकी फी पहले 25 लाख रुपए थी, अब 5 करोड़ रखी गई। 20 गुना फीस को बढ़ा दिया गया। और इसमें शर्तें क्या थी कि 150 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर होगा उसी को मिलेगा। तो इससे यह बात साफ होती है कि ये बड़े उद्योग, बड़े जो समूह थे या कई लोगों का ज्वाइंट वेंचर बना के जो बड़े लोग थे, उनको ये पॉलिसी सिर्फ वही ले सकते थे, और इसीलिए ये आरोप लगा कि इसमें बड़े व्यवसायी आए हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगा कि नई एक्साइज पॉलिसी से जो पैसे उनके पास आए उसका उपयोग उन्होंने गोवा और पंजाब चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया, ये आरोप लगे। और ये इसलिए भी बाद में आम आदमी पार्टी ने जैसी धमाकेदार पंजाब में जीत 2022 मार्च में हासिल की, उसके बाद से ये लगने लगा कि हिमाचल और गुजरात में अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने लड़ाई की और मैदान में उतरी तो उसे पैसे, कहाँ से उसके पैसे का स्रोत आ रहा है, इससे बहुत परेशानी थी। और उस पैसे का स्रोत का सुई जाके टिकी दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी पर। तो जो एक्साइज पॉलिसी में जो 32 जोन में दुकानें देने की बात थी, दूसरा आरोप मनीष सिसोदिया पर यह लगा कि जिस समूह ने एयरपोर्ट जोन का की 10 दुकानों का ठेका जीता था 200 करोड़ से ऊपर तक का, उसको वहां से एनओसी नहीं मिला। एनओसी ये नहीं मिला क्योंकि वहां पर एग्जिस्टिंग एक कंपनी थी जिसकी की दुकानें वहां पर चल रही थी। तो दिल्ली सरकार का नियंत्रण एयरपोर्ट पे तो आता नहीं है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वो सिविल एविएशन यानी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के दायरे में वो चीज़ें आती हैं। और वहाँ पर जिस ग्रुप की दुकानें चल रही थी वो उन्होंने एनओसी वहाँ उनको दुकान खोलने के लिए नहीं दिया। अंत में उन्होंने एनओसी जब नहीं दिया तो उस समूह ने फिर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से संपर्क किया, तो उसके 30 करोड़ रुपए लाइसेंस फी के जो जमा थे मनीष सिसोदिया के आदेश पर वो उसे पैसे वापस कर दिए गए। इस पर आरोप ये लगा कि ये प्रावधान कहीं नहीं था कि अगर वो एनओसी या नापत्ति प्रमाण पत्र वो समूह पाने में कामयाब नहीं होता है तो उसका पैसा उसे वापस दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान पॉलिसी में नहीं था। इसमें भी मनीष सिसोदिया ने गलती करी। तीसरी, बियर पर से 50 रुपए लेवी हटाने का भी फैसला उन्होंने करके दिल्ली के शराब व्यवसायी जो नए आए थे उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े लोगों की उसमें एंट्री होनी थी, तो आपको पता है कि देश में शराब के ज्यादातर बड़े कारोबारी साउथ इंडिया से आते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उस इलाके से आते हैं। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में विजय नायर हैं जिनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर हुई, और ये आरोप उन पर लगते हैं कि तेलंगाना और आंध्र के जो बड़े शराब के व्यवसायी हैं उन्होंने उनसे सलाह मशविरा करके दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को बनवाने में
या चेंज करवाने में उनकी एक भूमिका रही है। और जिन्होंने साउथ के शराब व्यवसायियों को दिल्ली में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बात की। अरविंद केजरीवाल एक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ईडी की, उसके मुताबिक साउथ के व्यापारियों को यह भरोसा हो जाए कि उनकी एंट्री दिल्ली के शराब के बिजनेस में होगी, इसके लिए विजय नायर ने समीर महेंद्रू एक बिजनेसमैन है, उनकी फेस टाइम यानी आईफोन जो होता है, आईफोन एप्पल का फोन होता है, इसका एक फेस टाइम मतलब ये इसका अपना प्लेटफॉर्म है जिससे आप बात करते हैं तो कहते हैं कि वो सबसे सेफ है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उसका पता नहीं चलता। आईफोन से आईफोन पर ही फेस टाइम चैट हो सकता है, तो ये चैट फेस टाइम पर वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। तो ऐसा आरोप है कि समीर महेंद्रू से विजय नायर ने फेस टाइम के वीडियो कॉल के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात कराई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि आप विजय नायर पर भरोसा कर सकते हैं। तो मतलब हरी झंडी दी कि आपके हिसाब से एक्साइज पॉलिसी, ऐसा आरोप है कि वो काम किया गया। साउथ के ज्यादातर व्यापारियों ने दिल्ली में दुकानें ले ली। अब लफड़ा ये फंसा कि दिल्ली एमसीडी तो भारतीय जनता पार्टी का तीनों दिल्ली के एमसीडी पर राज था। जब ये दुकानें खुलने की प्रक्रिया आई तो उसमें क्लासिफाइड एरिया, डी क्लासिफाइड एरिया, ये सब का चक्कर ये इतना फंसा कि बहुत सारे लोग दुकान खोलने में कामयाबी नहीं हुए, जिसकी लाइसेंस फी ऑलरेडी जमा कर दी गई थी। दूसरी बात कि ऐसा आरोप है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली के जो साउथ इंडिया के शराब कारोबारी थे या जो दिल्ली के कारोबारी थे, उन पर इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों ने अनअपेक्षित दबाव बनाना शुरू किया, उन्हें परेशान करना शुरू किया, उनके यहाँ रेड्स पड़ी, उनसे पूछताछ हुई, तमाम बातें ऐसी कही गई कि जिससे कि उन लोगों का हौसला टूट जाए और ये जो पैसे का लेन देन का मामला है वो कहीं से सामने आए। हालांकि अभी तक सीबीआई और ईडी ने उस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 338 करोड़ रुपए की ट्रेल जाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी तक अपनी चार्जशीट में, हालांकि ट्रायल 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बातें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक मनी का ऐसा कोई स्रोत धन का जांच एजेंसियों को पता नहीं चला है। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो एमसीडी में दुकानें नहीं खुली, फिर उन बिजनेस करने वाले लोगों पर अनपेक्षित दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो बिजनेस जो टर्नओवर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दूसरा इसका खराब पहलू ये है दिल्ली एक्साइज का कि आमतौर पर अगर आप दूसरे राज्यों में देखें तो किसी शराब की मान लीजिए ए दुकान है तो उसकी लाइसेंस फी 15-20% या जो भी अलग अलग राज्य हैं वो लाइसेंस फी पहले आपसे 1 साल की जमा करा ली जाती है और फिर बाद में आपकी सेल के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। उस दुकान की जैसी सेल होती है वैसे उस पर टैक्स, उस पर उसकी फी उस हिसाब से लगती चली जाती है, फिर वो अगले साल का टारगेट रखा जाता है। दिल्ली की नई शराब नीति में एक बार आपने लाइसेंस फी दे दी और मोटी भारी भरकम दे दी, फिर आप अपनी दुकान से कितनी बोतल शराब बेच रहे हो और किस रेट पर बेच रहे हो, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को एक मुश्त पैसा चाहिए था, वो पैसा उसे मिल गया, बाद में आप कितना बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिल्ली की नई शराब नीति के आने के बाद शराब की दुकानों पर एक फ्री, 1 बोतल के दाम में 2 बोतल शराब मिलना शुरू हो गई, क्योंकि उनको आमदनी से ज्यादा सेल बढ़ाने पर ध्यान देना था कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा बेच सके। दूसरी बात, जो सप्लाई चेन है उस पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा, यानी पूरा का पूरा शराब का व्यवसाय निजी हाथों में दे दिया गया और उसको देने के बाद भी
मजेदार बात यह है कि उससे जो जो इनकम की बात, जो जो रेवेन्यू बढ़ने की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इससे खतरा पैदा क्या हो रहा था? इससे सबसे बड़ा खतरा यह भी पैदा हो रहा था कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश खास तौर पर, वहां पर शराब का एक तरह से स्मगलिंग, यानी भारी मात्रा में लोग शराब यहाँ सस्ती खरीदते थे और दूर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में ले जाके बेचने का काम करने लगे थे। तो इस वजह से सेल तो बढ़ती जा रही थी और दुकानदारों को तो फायदा हुआ ही होगा, लेकिन जो रेवेन्यू था सरकार का वो नहीं बढ़ा। और इसीलिए इस पॉलिसी को बहुत जल्द, जैसे ही विवाद शुरू हुआ, इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। तो आरोप तीन तरह के हैं। पहला आरोप तो यह है कि ये जो आबकारी नीति बनाई गई, उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति आए, उनको इसमें एंट्री कराकर और उनसे पैसे लेकर के उनका चुनावों में इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात ये कि अनड्यू एडवांटेज उनको छूट दे करके 144 करोड़ रुपए का जो छूट दी गई उसके लिए है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई थी, तब तक के 5 महीनों में इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई। जब आम आदमी पार्टी पंजाब जीत करके गुजरात में एंट्री करने वाली थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में ताबड़तोड़ सीबीआई के छापे, ताबड़तोड़ इनके नेताओं मंत्रियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में चुनाव शुरुआती दौर में लड़ रही थी, अंत में लड़ते लड़ते लड़खड़ा गई। बात यह है कि इसे राजनीतिक दुर्भावना की बात आम आदमी पार्टी कह सकती है, लेकिन बात यह भी है कि जो नई पॉलिसी बनी वो थोड़े ही विवाद के बाद वापस क्यों ले ली गई और वापस जो पुराना ढर्रा था उसी पर आ गई। तो इसका मतलब है कि सरकार की निगाह में पुरानी नई पॉलिसी में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। और तीसरी, इसमें मारे गए जुम्मन मियाँ, जिन लोगों ने दिल्ली सरकार पर भरोसा करके ठेका लिया, जिन्होंने बड़ी लंबी लाइसेंस फी दी, वो बिल्कुल परेशान हुए। उनकी सारी की 400 से ज़्यादा दुकानें जो खुली थी वो एक झटके में बंद भी हो गई। तो कुल मिलाकर अभी इसके रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि दरअसल इसमें कितने पैसे का अवैध रूप से, काले धन के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू का तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो मनी ट्रेल दिखे या मिले तब ये पता चल पाएगा कि दरअसल पूरा खेल क्या था। आज बस इतना ही। नमस्कार।